महेश मिट्टी के बर्तन बनाया करता था। यह उसका परंपरागत काम था। उसकी पिछली पीढ़ियां भी बर्तन बनाने का काम ही किया करती थीं। महेश बहुत सुंदर सुंदर बर्तन बनाता, लेकिन बर्तन बनाने के काम से उसकी आमदनी बहुत ही कम होती थी। अजी सुनते हैं, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है। आप जल्दी से बाजार जाइए और राशन का सामान लेकर आ जाइए, वरना आज का खाना नहीं बन पाएगा। हाँ भाग्यवान, राशन तो मैं लेकर आ जाऊंगा, लेकिन क्या तुम्हारे पास राशन लाने के लिए पैसे हैं? क्योंकि मेरे पास जो थोड़े पैसे थे वह खर्च हो चुके हैं। नहीं नहीं, मेरे पास तो 1 रुपए भी नहीं है। पिछली बार के राशन लाने के लिए मैंने आपको सारे पैसे दे दिए थे। और मैं पूछती हूँ कि जब बर्तन बनाने के काम में आमदनी नहीं हो रही है, तो आप भला बर्तन बनाने का काम छोड़कर कोई और काम क्यों नहीं कर लेते? हाँ, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैं भी बर्तन बनाने के काम से बिल्कुल परेशान हो गया हूँ। एक तो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत लगती है और बदले में कुछ ही पैसे मिल पाते हैं, जिससे कि हमारा गुजारा ही बड़ी मुश्किल से होता है। क्या मतलब, ऐसे काम का जो जीने भी ना दे और मरने भी ना दे। हाँ जी, और अब तो ठंड का मौसम भी आने वाला है। पता नहीं तब हम अपना गुजारा कैसे करेंगे। ठंड में तो एक भी बर्तन नहीं दिखते हैं। मुझे तो इस बार की ठंड के लिए चिंता हो रही है। हाँ, तुमने सही कहा। चिंता तो मुझे भी है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? मुझे कोई दूसरा काम भी नहीं आता है जिसे करके मैं अच्छे पैसे कमा सकूं। तुम्हारे पास कोई उपाय है तो जल्दी बताओ। महेश की बात सुनकर नीलू कुछ देर सोचने लग जाती है। तभी उसे अच्छे पैसे कमाने का एक रास्ता मिल जाता है। एक रास्ता है, आप चाय की एक छोटी सी दुकान लगा लीजिए, क्योंकि ठंड का मौसम आने वाला है। ठंड में चाय सभी को बहुत ही पसंद आती है। अगर हमारा चाय बेचने का व्यापार सफल हुआ, तो फिर हमें पैसों की कोई कमी नहीं पड़ेगी। वाह, क्या बात है! तुम्हारे दिमाग को तो मानना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही रास्ता दिखाया है। मैं चाय बेचने का काम ही शुरू करूंगा, क्योंकि मुझे चाय बनाना काफी अच्छे से आता है। जब मैं बचपन में चाय बनाया करता था, तो सभी मेरे चाय की बहुत ही तारीफ किया करते थे। अब मैं चाय की दुकान जरूर खोलूंगा और दुकान का नाम रखूंगा महेश की चाय। अगले दिन महेश नीलू के मंगलसूत्र को गिरवी रखकर कुछ पैसे लेकर चाय की एक छोटी सी दुकान खोलता है। दुकान खोले कुछ दिन हो चुके थे, लेकिन महेश की दुकान पर जो भी ग्राहक आता वह चाय की बुराई करता और फिर दोबारा कभी चाय पीने नहीं आता था। महेश भाई, बुरा मत मानना, लेकिन तुम बहुत ही गंदी चाय बनाते हो। मैंने इतनी बेहूदी चाय आज तक नहीं पी है। तुम पता नहीं चाय में कौन सा मसाला डालते हो जो ये इतनी गंदी लगती है। नहीं नहीं भाई, मैं तो शक्कर चाय पत्ती बिल्कुल नाप कर ही डालता हूँ। पता नहीं कैसे, लेकिन किसी को भी मेरी चाय का स्वाद अच्छा नहीं लगता है। हाँ हाँ भाई, ठीक है, मेरी गलती है जो मैं तुम्हारी दुकान पर चाय पीने के लिए आ गया। ये लो तुम्हारे पैसे। चाय के पैसे देकर वह वहां से चला जाता है, लेकिन महेश बहुत ही निराश हो चुका था, क्योंकि जो भी उसकी चाय पीता था वह उसे 2-4 बातें जरूर सुनाता था, जिससे कि महेश का आत्मविश्वास बिल्कुल कम हो चुका था। महेश अपना ठेला लेकर घर की ओर निकल जाता है। क्या बात है जी, आपका चेहरा इतना उदास क्यों है? क्या आज भी आपकी चाय किसी ने नहीं खरीदी, या फिर कोई और बात है? भला कोई और बात क्या रहेगी, तुम ही बताओ। मैं चाय में शक्कर चाय पत्ती सब कुछ अच्छे से देखकर डालता हूँ, लेकिन लोग मेरी चाय की इतनी ज्यादा बुराई करते हैं कि मुझे अब बिल्कुल भी उनकी बातें बर्दाश्त नहीं होती हैं। अजी, मैंने भी आपकी चाय पी थी। आपकी चाय स्वाद में ज्यादा अच्छी नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन आप चिंता मत करिए, आप धीरे धीरे और अच्छी चाय बनाना सीख जाएंगे। और खुशी की बात तो ये है कि कुछ ही दिनों में ठंड का मौसम आने वाला है। फिर देखना, आपकी चाय की बिक्री 50 गुना बढ़ जाएगी। लोगों की जली कटी बात सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मिट्टी से बर्तन बनाने का काम ही अच्छा था। कम से कम उसमें कोई मुझे बुरा
बुरा भला तो नहीं बोलता था, लेकिन पुरानी बातों को याद करने से कोई फायदा नहीं है। मैं और अच्छी चाय बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। इस तरह नीलू महेश को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। गांव में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी थी। सभी लोग अपने घर में दुबक कर आग के सामने बैठे रहते थे। आज भी महेश ने अपनी दुकान लगाई थी, लेकिन कोई भी उसकी चाय पीने के लिए नहीं आता है, क्योंकि सभी को यह पता चल गया था कि महेश चाय बहुत ही खराब बनाता है। हे भगवान, इतनी ठंड पड़ रही है कि मुझसे अब यहाँ रुका नहीं जाता है। लेकिन अगर मैं घर चला गया तो अपनी बीवी बच्चे को बिना पैसों के कैसे पालूंगा? घर में राशन भी खत्म होने वाला है। मैंने अपनी पत्नी का मंगलसूत्र गिरवी रख कर यह दुकान खोली थी। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। महेश उस हड्डी जमा देने वाली ठंड और तेज हवाओं के बीच अपनी किस्मत को कोस रहा था। तभी उसके पास एक बुजुर्ग औरत आती है। अरे माँ जी, आप इतनी ठंड में बिना गर्म कपड़े के क्यों घूम रही है? आपको सर्दी लग सकती है। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि इस भयानक सर्दी में बिना गर्म कपड़ों के मुझे नहीं निकलना चाहिए, लेकिन मेरी मजबूरी है। क्या तुम मुझे एक कप चाय पिला सकते हो? पर मैं पहले ही बता देती हूँ, मेरे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं हैं। हाँ माँ जी, बिल्कुल। आप पैसे मत दीजिएगा। ऐसे भी मेरी चाय कोई नहीं पीता है। पैसे ना कमाकर आपको मुफ्त में चाय पिलाकर कुछ पुण्य ही कमा लूं। मैं अभी चाय गरम करता हूँ। महेश चाय गरम करके बुजुर्ग महिला को देता है। बुजुर्ग महिला चाय पीकर बहुत ही खुश हो जाती है। अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत ही अच्छी चाय बनाई है। चाय पीते ही मुझे अब बहुत अच्छा लग रहा है। जुग जुग जियो मेरे बेटे। ये बताओ, तुमने ये चाय बनानी किससे सीखी है? क्या दादी माँ, अगर आपको भी चाय पसंद नहीं आई तो आप भी मुझे 2-4 बातें सुना सकती हो, लेकिन चाय अच्छी बोलकर मेरी इस तरह बेइज्जती मत करो। क्यों बेटा, तुम्हारी चाय तो सच में बहुत अच्छी है, फिर तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। माँ जी, मुझे दुकान खोले 1 महीना हो गया है। गांव के कई लोगों ने मेरी चाय पी, लेकिन किसी को भी मेरी चाय अच्छी नहीं लगी। वह सभी मेरी चाय की बुराई करके ही यहाँ से जाते थे। इसीलिए आपको यह चाय अच्छी कैसे लग सकती है, यह सोचकर मैंने ऐसा कहा। नहीं बेटा, तुम्हारी चाय सच में बहुत अच्छी है, लेकिन हर इंसान की अलग अलग पसंद होती है। मगर आज के बाद सभी गांव वाले तुम्हारी चाय के दीवाने हो जाएंगे। क्या माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? भला ऐसा कैसे हो सकता है? फिर बुजुर्ग महिला महेश को एक जादुई चाय पत्ती का डिब्बा देती है। बेटा, यह जादुई चाय पत्ती है। आज के बाद तुम चाय में इसी चाय पत्ती को डालना, फिर देखना चाय इतनी स्वादिष्ट बनेगी कि सारे लोग तुम्हारे चाय के दीवाने हो जाएंगे। इतना बोलकर वह बूढ़ी महिला वहां से गायब हो जाती है। महेश को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह बहुत ही परेशान हो गया था, इसलिए वह जल्दी ही अपना ठेला लेकर घर की ओर निकल जाता है। नीलू, क्या तुम्हें पता है, आज एक बुजुर्ग महिला मेरी चाय की दुकान पर आई थी। उन्होंने चाय पी और मुझे एक जादुई चाय पत्ती का डब्बा दिया और उन्होंने कहा है कि चाय में इसी चाय पत्ती को डालना और यह चाय पत्ती कभी खत्म नहीं होगी। अजी, आपको ज्यादा ठंड लग गई है क्या? आपका दिमाग तो सही है ना? भला ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी बातों का भरोसा करो। ये लो, ये चाय पत्ती की तुम चाय बना कर लाओ, फिर हम वो चाय पीकर देखते हैं कि यह जादुई है या नहीं। फिर नीलू रसोई घर में जाती है और उस चाय पत्ती को डालकर चाय बनाती है। चाय की सुगंध बहुत ही अच्छी आ रही थी। चाय बनने के बाद नीलू और महेश चाय पीते हैं। अजी, आपकी बात तो बिल्कुल सही है। ये चाय पत्ती जादुई है। ये चाय पीकर तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने अमृत पी लिया हो। लगता है बस इस ठंडी में
दिन भर मैं चाय ही पीती रहूं। हाँ नीलू, तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। मैंने आज तक इतनी अच्छी चाय नहीं पी। लगता है ऊपर वाले ने हमारी किस्मत बदलने के लिए उस बुजुर्ग महिला को मेरे पास भेजा था। अब मैं कल से इसी चाय पत्ती से चाय बनाया करूंगा। अगले दिन महेश बहुत ही खुश होकर चाय की दुकान लगाता है, क्योंकि उसे उम्मीद थी कि अब उसकी चाय बहुत ही अच्छी बिकेगी। महेश जब चाय बनाता है तो दो लोग चाय की सुगंध से ही उसकी दुकान पर पहुंच जाते हैं। वाह क्या बात है भाई, हम दूसरे गांव जा रहे थे, लेकिन तुम्हारे चाय की सुगंध इतनी सुंदर है कि जब तुम्हारे चाय की सुगंध आई तो हम तुम्हारे दुकान की ओर खींचे चले आए। तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि जब चाय की सुगंध इतनी सुंदर है तो भला चाय कितनी अच्छी होगी। भाई तुम जल्दी से चाय दो, मुझसे अब बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो पा रहा है। जी भाई साहब, बस चाय बनने ही वाली है, फिर मैं आपको 2 कप चाय देता हूँ। कुछ ही देर में चाय बन जाती है। महेश दोनों को चाय पिलाता है। चाय पीकर दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। सच कहूं तो भाई, मैंने आज तक ऐसी चाय नहीं पी। तुम्हारे हाथों में तो गजब का जादू है। मुझे 1 कप चाय और दे दो। तुम्हारी चाय तो चाय से ज्यादा अमृत लग रही है। हाँ भाई, तुम इसमें ऐसा क्या डालते हो जो यह चाय अमृत जैसी हो जाती है? बस ऐसा लगता है कि दिन भर तुम्हारी चाय ही पीता रहूं। कुछ खास नहीं भाई साहब, बस जैसे सभी बनाते हैं वैसे ही मैं भी बनाता हूँ। ये तो ऊपर वाले की देन है जो मेरी चाय आपको इतनी अच्छी लग रही है। फिर महेश दोनों को 1-1 कप चाय और देता है। दोनों राहगीर चाय पीकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और महेश को थोड़ा ज्यादा पैसे देकर जाते हैं। इसी तरह कई लोग चाय की सुगंध से खींचे चले आते हैं और चाय पीकर महेश की बहुत ही तारीफ करते हैं, जिससे कि महेश बहुत ही खुश हो जाता है और आज उसने काफी अच्छे पैसे कमा लिए थे। जब शाम को महेश अपने घर जाता है तब अपनी पत्नी से कहता है, नीलू, आज मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आज चाय बेचकर पूरे 400 रुपए की आमदनी हुई है। सभी को मेरी चाय इतनी अच्छी लग रही थी कि 2-4 कप से कम किसी ने नहीं पी। और तो और कई लोगों ने खुश होकर मुझे कुछ ज्यादा पैसे ही देकर गए। अजी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। लगता है अब हमारी गरीबी के दिन खत्म हो जाएंगे और इस ठंड में हमारा गुजारा बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। इसी तरह महेश हर रोज अपनी दुकान लगाता और उसकी दुकान पर धीरे धीरे लोगों की संख्या बढ़ने लग गई थी, जिससे कि उसकी आमदनी और भी अच्छी होने लगी थी। उसने 1 महीने बाद ही चाय के लिए दूध की समस्या को खत्म करने के लिए 2 गाय खरीद ली थी और उनका जीवन स्तर भी बहुत अच्छा हो गया था। उसी गांव में एक जग्गू नाम का व्यक्ति भी रहा करता था, जो कि महेश को इतनी जल्दी मिली इतनी बड़ी सफलता से बहुत ही सोच में पड़ जाता है। मुझे बिल्कुल अच्छे से याद है, महेश ने जब चाय की दुकान खोली थी तो उसकी चाय इतनी खराब थी कि जो भी उसकी चाय एक बार पीता था वह दोबारा भूल कर भी उसकी दुकान पर नहीं जाता था। फिर आखिर महेश ने ऐसा क्या किया जो सभी को उसकी चाय इतनी ज्यादा अच्छी लगने लग गई? हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता लगाना होगा। अगर मुझे वह राज पता लग गया तो मैं भी चाय की दुकान खोलकर इस ठंड में बहुत ही अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह जग्गू महेश के घर के बाहर खड़े होकर उनकी सारी बातें सुन रहा था। अजी, आपने वह जादुई चाय पत्ती का डिब्बा कहाँ रख दिया है? इस ठंड में जब तक मैं दिन में 2 बार उस जादुई चाय पत्ती की चाय ना पी लूं, मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता है। अरे भाग्यवान, तुम पागल हो क्या? जादुई चाय पत्ती की बात तुम लगता है सारे गांव वालों को बता दोगी। इतनी तेज चिल्लाने की क्या जरूरत है? कहीं किसी ने सुन लिया तो हमें लेने के देने ना पड़ जाए। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। मुझे माफ करिएगा, मैं अब से जादुई चाय पत्ती का नाम नहीं लूंगी, सिर्फ चाय पत्ती बोलूंगी। खिड़की से देख रहा जग्गू यह सारी बातें सुन लेता है। अच्छा, तो महेश की चाय इतनी अच्छी बनने के पीछे उस जादुई चाय पत्ती का हाथ है। मैं आज रात वह जादुई चाय पत्ती को चुरा लूंगा और अगले दिन मैं चाय की दुकान लगाऊंगा, फिर सभी मेरी चाय ही पिया करेंगे। किसी तरह रात में जग्गू वह जादुई चाय पत्ती को महेश के घर से चुरा लेता है
और अगले दिन अपनी चाय की एक दुकान लगा लेता है। दूसरी ओर जब नीलू और महेश को चाय पत्ती का डब्बा नहीं मिलता है तो वह बहुत ही परेशान हो जाते हैं। अजी, मैंने पूरे घर का चप्पा चप्पा ढूंढ लिया है, लेकिन मुझे यह चाय पत्ती का डिब्बा नहीं मिला। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार वह जा कहाँ सकता है। अरे भाग्यवान, मुझे तो लगता है कि तुम्हारी बातें किसी ने सुन ली और वह चाय पत्ती के डब्बे को उसने चुरा लिया। अब हम बर्बाद हो चुके हैं, पता नहीं अब हमारा क्या होगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया है। ठीक है, अब रोने से कुछ होने वाला नहीं है। आज मैं दुकान नहीं लगाऊंगा, अब सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ दो। शायद हमारी जिंदगी में इतनी ही खुशियां लिखी थी। आइए आइए, अच्छी और स्वादिष्ट चाय पीजिए। एक बार चाय पिएंगे तो बार बार मेरी ही दुकान पर आएंगे। आज महेश ने दुकान नहीं लगाई थी, इसलिए सभी जग्गू की आवाज सुनकर उसके पास चाय पीने के लिए आ जाते हैं। जग्गू जल्दी जल्दी चाय बनाकर सभी को देता है, लेकिन चाय पीते ही सभी के पेट में दर्द होने लग जाता है। अरे, ये तुमने कैसी चाय बनाई है? तुम्हारी चाय पीते ही मेरे पेट में दर्द होने लगा है। सच सच बताओ कि तुमने चाय में क्या डाला है, वरना मार मार कर मैं तुम्हारी हालत खराब कर दूंगा। हाँ, मेरे भी पेट में दर्द हो रहा है। इसने चाय में कुछ मिलावट की है, इसे यूं ही छोड़ना नहीं चाहिए। सभी के पेट में दर्द होने के कारण वह सभी बहुत ही गुस्से में थे। फिर सभी मिलकर जग्गू की बहुत ही पिटाई करते हैं। चाय पत्ती का डब्बा जग्गू के पास से गायब होकर दोबारा महेश के पास चला जाता है। चाय पत्ती का डब्बा देखकर नीलू और महेश बहुत ही खुश हो जाते हैं और अगले दिन उन्हें जग्गू की सारी बातें पता लग जाती हैं। अब वह लोग चाय पत्ती के डब्बे को बहुत ही संभाल कर रखते थे। गांव में एक छोटे से राज्य का राजा पृथ्वीराज और रानी मेघा का शासन था। राजा पृथ्वीराज जितना साहसी और न्यायप्रिय था, रानी मेघा उतनी ही सुंदर और दयालु थी। उनके राज्य में सुख शांति की कोई कमी नहीं थी। उनका राज्य शांति से चल रहा था, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। यह बात राजा और रानी को हमेशा दुखी करती थी। एक दिन रानी मेघा का महल में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए उन्होंने राज्य का भ्रमण करने का निश्चय किया और राजा के दरबार में पहुंचकर राजा से कहती है, महाराज, मुझे आज महल में बहुत ही घुटन सी हो रही है, इसलिए मैं राज्य में घूमने के लिए जाना चाहती हूँ। कृपया कर आप मुझे जाने की आज्ञा दें। हम तुम्हारी उदासी और अकेलेपन का कारण जानते हैं। तुम राज्य में घूमने के लिए जा सकती हो, लेकिन अपने साथ 2 सैनिकों को भी लेकर जाना। राजा से आज्ञा लेकर रानी अपने 2 सैनिकों के साथ पैदल ही राज्य के भ्रमण के लिए निकल जाती है। वे पहले नदी, तालाब, सुंदर सुंदर फूल देखती हैं, जिसे देखकर उन्हें काफी खुशी होती है। इसके बाद रानी राज्य के लोगों से मिलने के लिए चली जाती है। रानी राज्य का भ्रमण कर ही रही थी, तभी उन्हें सरपंच मिल जाता है। महारानी की जय हो। क्या बात है महारानी, क्या हमसे कोई गलती हो गई है जो आप खुद राज्य में आई है? आप आज्ञा कर देती, हम तुरंत ही महल आ जाते। नहीं नहीं सरपंच जी, आज मेरा महल में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि राज्य के दौरे पर निकल आऊं और राज्य के नागरिकों से उनके हाल चाल पूछ लूं। बस यही कारण है कि मैं यहाँ आई हूँ। तो बताइए, आप सब कैसे हैं? आपको कोई समस्या तो नहीं है? नहीं नहीं महारानी, हम सब खुशी और मंगल से यहाँ पर रहते हैं। हमें कोई समस्या होती है तो महाराज उसका निवारण जल्द से जल्द कर देते हैं। ठीक है सरपंच जी, अब हम और भी नागरिकों से बात करना चाहते हैं, इसलिए हम अब चलते हैं। महारानी नगर में घूम रही थी, तभी उनकी नजर एक छोटे से बच्चे पर जाती है, जो अपने घर के आंगन में बहुत तेजी से रो रहा था। यह देख महारानी तुरंत ही उसके पास जाती है और जैसे ही उस बच्चे को गोद में लेने वाली होती है, तभी बच्चे की माँ महारानी को रोक लेती है। रुक जाइए महारानी, क्या बात है? तुमने हमें इस बच्ची को गोद में लेने से क्यों रोका? माफ करिएगा महारानी, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि किसी बांझ का साया भी मेरे बच्चे पर पड़े। इससे मेरे बच्चे के जीवन में मंगल काम नहीं होंगी। ऐसी बात सुनकर महारानी को रोना आ जाता है। अरे पागल औरत, क्या तुझे पता नहीं है कि तू किससे बात कर रही है? यह इस राज्य की महारानी है। ऐसी कठोर बात कहने के लिए तुम्हें मृत्युदंड भी दिया जा सकता है।
भले ही मुझे मृत्यु दंड दे दिया जाए, लेकिन जो सच है वो बदल नहीं सकता। ऐसी बातें सुनकर रानी महल चली जाती है। रात हो गई थी। रानी रोती हुई महाराज से कहती है, राजन, आज मैं राज्य के दौरे पर गई थी, तभी मुझे एक महिला ने बांझ कहकर बुलाया। मुझे उसकी बात का बुरा नहीं लगा, बल्कि इस बात का बहुत दुख हुआ कि मेरी कोई भी संतान नहीं है, और मुझे लगता नहीं कि मेरी कोई संतान होगी। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी किस्मत में औलाद का सुख नहीं लिखा है। मेरे हाथ जोड़कर आपसे विनती है महाराज कि आप दूसरा विवाह कर लें, ताकि आपको अपने राज्य का अगला वारिस मिल सके। रानी मेघा, आप चिंता ना करें, हमें औलाद का सुख जरूर प्राप्त होगा। हम कल ही राज्य में घोषणा करवा देंगे कि जो भी हमें संतान प्राप्ति का मार्ग बताएगा उसे हम 1 लाख सोने की मोहरें देंगे। और रही बात दूसरे विवाह की, तो यह संभव नहीं है। हमने सिर्फ आपसे प्रेम किया है। भले ही हमें हमारा राज्य चलाने के लिए अगला वारिस ना मिले, लेकिन हम दूसरा विवाह कभी नहीं कर सकते। अगले दिन राजा ने सैनिक से कहा, सैनिक जाओ और राज्य में घोषणा करवा दो कि जो भी हमें संतान प्राप्ति का मार्ग बताएगा उसे हम 1 लाख सोने के सिक्के देंगे। जैसी आज्ञा महाराज। मैं अभी नगर में जाता हूँ और सभी को सूचित करता हूँ। सैनिक राज्य में जाता है और सभी को बरगद के पेड़ के नीचे बुलाता है। सुनो सुनो, सभी नगरवासी ध्यान से सुनो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजा पृथ्वीराज की कोई भी संतान नहीं है और उन्हें संतान प्राप्ति की इच्छा है। इसलिए महाराज का यह आदेश है कि जो भी व्यक्ति उन्हें संतान प्राप्ति का मार्ग बताएगा वह उसे 1 लाख सोने के सिक्के देंगे। सारे नगर में यह बात आग की तरह फैल जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन कोई भी राजा की इस समस्या का समाधान नहीं कर पाता। एक दिन राज्य में एक साधु आते हैं। साधु बहुत ही तेजस्वी और चमत्कारी शक्तियों वाले थे। वह जंगल में ही एक पत्थर के ऊपर बैठकर अपनी तपस्या कर रहे। महाराज की जय हो। बताओ मंत्री, क्या समाचार लाए हो? क्या कोई व्यक्ति मिला जो हमारी इस समस्या को समाधान करने में सक्षम हो? माफ करिए महाराज, लेकिन ऐसा कोई भी समाधान हमें अभी तक नहीं मिला है। लेकिन हमारे राज्य में एक साधु महाराज आए हैं। लोगों से सुना है कि वह बहुत ही तेजस्वी और चमत्कारी शक्तियों वाले हैं। मैं बस ये कहने आया हूँ महाराज कि आपको भी उनके पास अपनी मनोकामना लेकर जाना चाहिए। नहीं, पहले तुम कुछ सैनिकों के साथ साधु महाराज के पास जाओ और निश्चित करो कि वह साधु ही है या कोई जादूगर या फिर कोई बहरूपिया है। जैसी आज्ञा महाराज, मैं अभी जाता हूँ। मंत्री अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उसे साधु महाराज दिखाई देते हैं। वह उनके पास जाता है। हे साधु महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। हमारे राज्य में सुख शांति की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे राज्य के महाराज पृथ्वीराज की कोई भी संतान नहीं है। महाराज ने बहुत व्रत किए, यज्ञ कराए, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकला। कृपा करके आप इस समस्या का कोई हल निकालें। इस समस्या का हल है, लेकिन मुझे महाराज से मिलना है। हाँ साधु महाराज, आप हमारे साथ महल चलें। साधु महल में साथ चलने को तैयार हो जाता है। सभी महल की ओर निकल जाते हैं। कुछ देर बाद सभी महल में पहुंचते हैं। आप यहाँ पर कुछ देर प्रतीक्षा करें, मैं महाराज से आज्ञा लेकर आपको जल्द ही महाराज से मिलाता हूँ। मंत्री राजा के पास जाता है और राजा को सारी बातें बताता है। राजा साधु को अपने कमरे में बुलाने का आदेश देते हैं। फिर मंत्री साधु को राजा के पास ले जाता है। आपका स्वागत है साधु महाराज। तो बताइए, इस समस्या का समाधान क्या है? मैं यह जानने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। महाराज, मैं आपसे अकेले में मिलना इसलिए चाहता था क्योंकि इस समस्या का समाधान बहुत ही कठिन है। फिर भी मैंने सोचा कि आपको एक बार बता दूं। आप चिंता मत करिए साधु महाराज, आप सिर्फ इस समस्या का समाधान बताइए। मैं हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। तो ठीक है, सुनो। इस समस्या के समाधान के लिए आपको मानसरोवर पहाड़ी के पीछे एक गुफा है जिसमें छोटा सा कुंड है। अगर उस कुंड का जल महारानी को पिलाया जाए तो आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। ठीक है साधु महाराज, तो मैं अभी अपने सैनिकों को भेजकर वह पानी मंगवा लेता हूँ। नहीं राजन, मैंने पहले ही बताया था कि यह बहुत ही कठिन है। जिसकी इच्छा होती है उसी को वह जल लेने जाना होता है। लेकिन गुफा के बाहर 3 चुनौतियां आपको मिलेंगी। पहली चुनौती, जहां एक बहुत ही सुंदर स्त्री आपसे विवाह करने के लिए कहेगी। वह इतनी सुंदर है कि कोई भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो जाता है और अपना लक्ष्य भूलकर उसी माया में फंसकर रह जाता है। अगर कोई पहली चुनौती पार कर लेता है तो थोड़ी ही दूर पर उसे बहुत सारा खजाना, सोना, चांदी, हीरा मोती इत्यादि दिखता है।
धन की चमक व्यक्ति के मन में लालच पैदा कर देती है और जो भी उस धन को पाने की कोशिश करता है वह माया में विलुप्त हो जाता है। तीसरी चुनौती सबसे कठिन है क्योंकि गुफा के द्वार पर ही एक भयानक राक्षस कुंड के जल की रक्षा करता है। अगर किसी को वह जल चाहिए तो पहले उसे उस राक्षस को हराना होगा। साधु महाराज, हम 2 चुनौती को तो पार कर लेंगे, लेकिन हम उस मायावी राक्षस को कैसे हराएंगे? हम पर दया करके हमें कोई मार्ग बताइए। अगर तुम्हें राक्षस को हराना है तो तुम्हें छल और बल दोनों का उपयोग करना होगा। अगर तुमने राक्षस के शरीर से एक बूंद भी खून का जमीन पर गिरा दिया तो वह राक्षस हार जाएगा और गायब हो जाएगा। और याद रहे, राजन की यह इच्छा तुम्हारी है तो तुम्हें अकेले ही यह सारी चुनौतियों को पार करना होगा। ठीक है साधु महाराज, मैं यह 3 चुनौतियों को पार करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। तुम्हारा कल्याण हो राजन। अब मैं यहाँ से जाने की इजाजत चाहूंगा। जी साधु महाराज, हमारे सैनिक आपको सुसज्जित आपके तपस्या स्थान पर छोड़ दे। इतनी बात हो जाने के बाद राजा अपनी पत्नी के पास जाता है और उसे साधु द्वारा कही सारी बातें बताता है। नहीं नहीं महाराज, मैं आपको नहीं जाने दूंगी, क्योंकि इन चुनौतियों को पार करने में आपकी जान को खतरा है। मुझे मेरी औलाद से ज्यादा मेरा पति प्रिय है। नहीं महारानी, हमें जाना होगा। अगर हमारा कोई वंश नहीं होगा तो मेरी मृत्यु के पश्चात यह साम्राज्य ऐसे भी नष्ट हो जाएगा, इसलिए हमें इन चुनौतियों को पार करना ही होगा। अगले दिन राजा अकेले ही चुनौतियों को पार करने के लिए महल से निकल जाते हैं। बहुत दूर चलने के बाद उन्हें मानसरोवर पहाड़ी दिखाई देती है। राजा चलते चलते मानसरोवर पहाड़ी के पार पहुंच जाता है। तभी राजा पृथ्वीराज को एक बहुत ही सुंदर स्त्री दिखाई देती है। स्त्री की सुंदरता देखकर राजा मदहोश हो जाते हैं। ये स्त्री कितनी सुंदर है, लगता है स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर कर आ गई हो। इसकी सुंदरता पर से मेरी आंखें हटती ही नहीं है। राजा स्त्री की सुंदरता में पागल होता जा रहा था। तभी उसे साधु की कही बात याद आती है कि यह सिर्फ एक माया है। वह तुरंत ही अपने मन को संभालता है। नहीं नहीं, यह सिर्फ एक माया है। मुझे साधु महाराज की बातों पर ध्यान देने की जरूरत है। मुझे अपने लक्ष्य को पाना है, मुझे आगे बढ़ना चाहिए। इतना कहकर राजा तुरंत ही वहां से आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे जमीन पर बहुत सारा खजाना दिखाई देता है। खजाने की चमक राजा के मन में लालच पैदा कर रही थी, लेकिन राजा अपने लक्ष्य को याद करता और खजाने को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। कुछ दूर चलने के बाद एक गुफा दिखाई देती है। राजा उस गुफा के पास जाता है। तभी एक भयानक राक्षस वहां पर आ जाता है और राजा से कहता है, कौन हो तुम और यहाँ पर क्यों आए हो? मेरा नाम पृथ्वीराज है। मेरी कोई भी संतान नहीं है और मुझे एक साधु महात्मा ने बताया है कि इस गुफा में एक जादुई कुंड है जिसका जल पीने के बाद मुझे संतान प्राप्ति हो सकती है। इसलिए मैं वह जल लेने आया हूँ। अच्छा, तुम्हें जल मिल जाएगा, लेकिन जल लेने से पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। ये राक्षस तो बहुत ही शक्तिशाली और विशाल है, मैं इसको कैसे हरा पाऊंगा? राजा राक्षस को हराने के बारे में सोच रहा था। तभी राजा को साधु के द्वारा कही हुई बात याद आती है। साधु महाराज ने कहा था कि राक्षस को हराने के लिए राक्षस के शरीर से अगर एक बूंद रक्त भी जमीन पर गिरा दिया तो मैं राक्षस को हरा सकता हूँ, और इस काम को करने के लिए मुझे छल और बल दोनों का उपयोग करना होगा। तभी राजा को राक्षस को हराने की एक योजना आती है। मैं तुमसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि तुम नकली हो, इसलिए मैं तुम्हें पहले एक बार छू कर देखना चाहता हूँ। अगर तुम मेरी यह शर्त मानने को तैयार हो तो मैं तुमसे अवश्य ही युद्ध करूंगा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नकली हूँ? ठीक है, तो मुझे छू कर देख लो, इसके बाद ही हम युद्ध करेंगे। राक्षस अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन राजा पृथ्वीराज बड़ी ही चतुराई से अपना खंजर निकालते हैं और राक्षस के हाथ पर मार देते हैं, जिससे राक्षस का खून जमीन पर गिर जाए और फिर राक्षस गायब हो जाता है। राजा जल्दी से गुफा के अंदर जाता है और जल को लेकर महल में पहुंच जाता है। महल में पहुंचकर राजा वह जल अपनी पत्नी मेघा को पिलाते हैं। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। कुछ महीना बाद राजा को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ये देख राजा बहुत ही खुश हो जाता है।